सुप्रभात। मैं रजनीश मिश्रा, +2 उच्च विद्यालय रसलपुर मानपुर गया। आज हम आप लोगों को गद्य खंड से पाठ नंबर 8 और पाठ नंबर 9 की चर्चा करेंगे। जैसे कि हम गद्य खंड और काव्य खंड में बहुत सारे पाठ पढ़ चुके हैं, तो गद्य खंड में जो भी हमने पाठ पढ़ा है, या तो वह गद्य की कहानी रही है, उसके बाद निबंध रहा है, फिर आपको भाषण रहा है, फिर आगे कहानी। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक नई गद्य की विधा हम पढ़ने जा रहे हैं, एकांकी है। एकांकी जो है क्या, एकांकी के विषय में हमें जानना होगा कि एकांकी क्या है। तो जो नाटक और एकांकी में आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि नाटक क्या है और एकांकी क्या है। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन नाटक में अलग अलग 4, 5, 6 अंक होते हैं और एकांकी जो है सिर्फ एक अंक में समाप्त होता है। एक ही अंक में उसका प्रदर्शन कर दिया जाता है, उसी को एकांकी कहा गया है। तो आज जो हमारा पाठ है 8, वह सिपाही की माँ शीर्षक है, जो एक एकांकी पाठ है। इसमें एक सिपाही के पारिवारिक स्थिति का वर्णन किया गया है। साथ ही सिपाही जो होता है युद्ध क्षेत्र में जब जाता है तो किसके लिए, किस कारण युद्ध करता है, ये दोनों को द्वंद्व को दर्शाया गया है। मध्यवर्गीय परिवार की यह कहानी है कि मध्यवर्गीय परिवार किस प्रकार से अपने जीवन को जीने में संघर्ष करता है और उसका जीवन का अंत भी संघर्ष के साथ ही हो जाता है। तो आज हम सिपाही की माँ पाठ पे चर्चा करने से पहले इनके लेखक के बारे में जानेंगे, जैसे कि हम हर पाठ के साथ करते हैं, और उसके बाद हम पाठ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सिपाही की माँ जो पाठ है, एक एकांकी पाठ है और इसके लेखक हमारे मोहन राकेश जी हैं। मोहन राकेश जी सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि सिपाही की माँ एकांकी पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो मोहन राकेश। और इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी सन को हुआ। गांव का जन्म स्थान क्या है, जंडी वाली गली, जगह है, जिला है अमृतसर और राज्य है पंजाब। वहीं पर इनका जन्म हुआ है। बचपन का नाम इनका जो है मदन मोहन गुगलानी। इनका बचपन का नाम आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या है, तो मदन मोहन गुगलानी इनका बचपन का नाम है। माता का नाम यहाँ बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद गुगलानी, जो इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। इनकी शिक्षा के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, कहाँ तक इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, कहाँ तक पढ़े, क्योंकि शिक्षा से भी बहुत सारे प्रश्न आपको आ रहे हैं। सेंटर परीक्षा में पूछ दिया था कि यह जो लेखक हैं ये किस भाषा से एमए किए हैं, तो इनके बारे में हो सकता है इनके बारे में भी आपसे पूछते। तो इनकी शिक्षा जो है, एमए इन्होंने संस्कृत से किया है, लाहौर विश्वविद्यालय लाहौर से किया है, और जालंधर से भी इन्होंने एमए किया है, हिंदी से किया है। यानी हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा से मास्टर डिग्री एमए है। इनकी वृत्ति क्या रही, क्या किए ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद, कौन सा कार्य किए, तो यहाँ पर दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में काम किए हैं, वहाँ प्रोफेसर रहे हैं। साथ ही सारिका पत्रिका के संपादक, एक पत्रिका मैगजीन बहुत सुप्रसिद्ध पत्रिका उसमें निकलती सारिका, उसका भी ये संपादन का कार्य किए, संपादक रहे हैं। फिर कह रहा है कि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो हमें जानना है, क्योंकि परीक्षा में आपको प्रमुख रचनाओं से भी पूर्व प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी बीच जो कवि की रचना उससे भी आपको प्रश्न आएगा, इसलिए आपको इसको भी ध्यान से देना है। तो इनकी प्रमुख रचनाओं की हम चर्चा कर लेते हैं। इनका कहानी संग्रह, कौन कौन सा इन्होंने कहानी संग्रह लिखा है, क्या इनकी कहानी है, इंसान का खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर। एक बार परीक्षा में पूछ चुका है कि जानवर और जानवर किसका कहानी संग्रह है, तो जानवर और जानवर मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश और वारिस इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। उसके बाद इनके उपन्यास, उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। अंधेर बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल इनका उपन्यास है। साथ ही इनकी कुछ नाटक भी है। आषाढ़ के एक दिन, यह सुप्रसिद्ध नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे की चर्चा यह भी फेमस है इनका। आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि आधे अधूरे किसका लिखा हुआ नाटक है, तो वे लिखने वाले हैं मोहन राकेश। साथ ही आपको एकांकी इनके पैर तले जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, निबंध आखिरी चट्टान तक, और यात्रा वृतांत भी इन्होंने लिखा है, परिवेश, रंगमंच और शब्द। साथ ही इन्होंने अनुवाद किया है मृक्ष कटिकम, जो संस्कृत भाषा के लिए, क्योंकि संस्कृत से एमए किए हुए थे, और अभिज्ञान शाकुंतलम
जो कालिदास की लिखी हुई है उसकी भी इन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है। और इनका जीवनी संकलन भी है समय सारथी, इनमें बहुत सारी चीज़ों के अनुवर्णन किया। और इनकी मृत्यु जो है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी सन को हो गई। यानी लेखक परिचय को आपको अच्छे से समझ लेना है, जान लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इससे प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आगे जो है अब हम आते हैं इस पाठ के बारे में। तो यह जो इनका पाठ है अंडे के छिलका, कह रहा है कि यह पाठ जो इनका है, इनकी पुस्तक है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। और यह जो एकांकी है इसके अंदर कुछ पात्र हैं, क्योंकि यह जो है जो नाटक और एकांकी होता है उसमें संवाद होता है, उसमें पात्र का रहना जरूरी और पात्रों द्वारा वार्तालाप होती है। तो पात्र के बारे में हमें जानना है कि कौन कौन इस एकांकी में कार्य किए हैं, किसका इसमें संवाद है। तो यहाँ पर आपको पात्र परिचय के रूप में दर्शाया गया है कि पात्र परिचय में बिसनी एक महिला है जो बुजुर्ग महिला है, एक मुन्नी है, कुंती है, दीनू कुम्हार है, एक लड़की, दूसरी लड़की, मानक और सिपाही। यहाँ पर हम जान ले परिचय, बिसनी की पुत्री है मुन्नी जो 14 साल की है, और बिसनी का पुत्र है मानक जो सिपाही है, जो आर्मी में भर्ती है। साथ ही कुंती जो है इसी के गांव के पड़ोसन है। किसकी पड़ोसन है? बिसनी की पड़ोसन है। दीनू कुम्हार उसी गांव में रहने वाला, वह कुम्हार का काम, घड़ा बनाने का काम करता है। यह जो लड़की 1 है और लड़की 2, ये वर्मा से आई हुई है, रंगून से आई हुई है। जो वहाँ पर युद्ध चल रहा है वहाँ से भाग कर ये लोग आई हुई और उस गाँव में घूम रही है, मांग रही। साथ ही सिपाही जो है यह जापान का सिपाही है जो युद्ध भूमि में लड़ रहा है बर्मा के खिलाफ, बर्मा में जो युद्ध चल रहा है। यही लोग, इतने लोग हैं, इसके दरमियान यह कहानी घूम रही है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत एकांकी जो है, अब हम एकांकी पर चर्चा करेंगे, पाठ पर चर्चा करेंगे कि है क्या। तो यह जो प्रस्तुत एकांकी है इनके कह रहा है कि अंडे के छिलके, यह इनकी पुस्तक अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। इसके अंदर है क्या? कह रहे कि एक जो है यह एक मार्मिक रचना है जिसमें मध्यवर्गीय परिवार की समस्याओं को दर्शाया गया कि किस प्रकार से वह माँ जो है बिसनी गरीब है, उसका परिवार गरीबी में डूबा हुआ है, उसके घर में किसी प्रकार का न घर की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। ऊपर से उसकी जो बेटी मुन्नी है वो अभी जवान हो गई, 14 साल की हो गई है, उसकी भी शादी करनी है और इसी समस्या में जूझ रही है। और उसका जो भाई है जो सिपाही आर्मी में भर्ती है, और इसी मजबूरी के कारण इकलौता होते हुए भी उसको युद्ध भूमि में जाना पड़ता है, क्योंकि उसके जो घर की स्थिति है, जो पारिवारिक व्यवस्था है, जो आर्थिक समस्या है, उससे निवारण करने के लिए, उससे पार पाने के लिए उसे युद्ध भूमि में जाना पड़ता है और युद्ध करना पड़ता है। इसी कारण बिसनी जो है उसको युद्ध में भेजी हुई है। और यह द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और उस मोर्चे पर और बर्मा गया है लड़ने के लिए। माँ जो है एक देहाती भोली औरत है, उसको बाहर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अब कह रहा है कि बर्मा कह रहा है कि अब भोली है, उसको पता नहीं है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। ये जो माँ बेटी हैं ये लोग अपने भाई के पत्र का इंतजार में रहे, क्योंकि हर 15 दिन में मानक जो है अपने माँ के पास पत्र भेजता है, चिट्ठी भेजता है, समाचार। लेकिन बहुत इधर 3 महीने से कोई पत्र नहीं आया है। जब भी पोस्टमैन की टमटम वहाँ आकर रुकती है, मुन्नी दौड़ के जाती है और जाके भाई के चिट्ठी के बारे में पूछती है। एक दिन यही हुआ जब टमटम आया और मुन्नी दौड़ के गई वहाँ पर और जाके, क्योंकि दोनों को इंतजार है, माँ बेटी दोनों इंतजार कर रही है मानक के चिट्ठी के, अपने पुत्र के चिट्ठी के, अपने भाई के चिट्ठी के। बहन दौड़ के जाती है टमटम के पास और जब वो उधर से लौट कर आती है तो वह उदास होकर आती है। तो क्या कुंती कहती है, क्या चिट्ठी आई? तो कहती है ना माँ, आज भी चिट्ठी नहीं आई, हो सके अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। इसी उम्मीद से वे लोग इंतजार करते हैं। तभी वहाँ पर बातचीत हो रही है तो वह कहती है कि अभी जो है सिर्फ गांव का जो चौधरी है उसका पेंशन आया है। तो फिर बिसनी कहती कि चौधरी कहता था कि बर्मा में लड़ाई हो रही है, पता नहीं बर्मा कहाँ पे है। वो भी कहती है कि हाँ भैया बोल रहे थे कि मैं अभी युद्ध में बर्मा के लड़ाई में जा रहा हूँ, जहाँ पर जहाज से जाना पड़ता है लड़ने के लिए। शायद हो सके कि भैया वहाँ से चिट्ठी भेजे हों और वह जहाज में डूब जाए। वही बिसनी कहती है कि अगर जबान अच्छी न हो, चेहरा अच्छा न हो तो जबान अच्छा बोलना चाहिए। ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? क्योंकि भाई तुम्हारा कभी उसकी चिट्ठी डूब नहीं सकती, उसकी चिट्ठी जरूर आएगी। दोनों माँ बेटी को यह विश्वास है, उसके साथ ये लोग हैं। तभी जो है
वहाँ पर पड़ोसन कुंती जो है वहाँ आती है और आ करके उसको भी जानकारी प्राप्त करना है कि चिट्ठी आई है कि नहीं आई है, क्योंकि यह एक माहौल, उत्सुकता का माहौल रहता है। जब भी टमटम पोस्टमैन की गाड़ी आती है पूरे लोग देखते हैं कि माना कि चिट्ठी आई कि नहीं। इस कारण वहाँ पर आती है और कुंती आकर पूछती है बिस्नी से, क्या बिस्नी चिट्ठी आई, चिट्ठी मिली? तो वो कहते हैं कि ना अब की बार भी चिट्ठी नहीं आई। तो कहते हैं हो सकता है कुछ दिन बाद अगले मंगल को आ जाएगी, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर कुंती जो है चर्चा छेड़ देती है कि सभी लड़कियों की शादी हो रही है, मेरी बेटी की भी शादी तय हो गई है, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी क्यों नहीं तय करती, क्यों नहीं उसकी शादी फिक्स करती हो? कारण क्या है? क्योंकि वह 14 साल की जवान हो गई है, शादी करने हो, उसकी कब हाथ पीले करोगे? तो वही कहते हैं कि मानक आए तब न कुछ हो, क्योंकि बिना मानक के आए पैसा कहाँ से आएगा। आजकल तो तुमको पता ही है कि कितने लोगों के हाथ बढ़े हुए हैं। हाथ बढ़ने का मतलब क्या है? दहेज में बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं, उस दहेज को पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए मैं, हमारे पास तो कुछ पैसा है नहीं कि मैं कर सकती हूँ। मानक आए तो लड़का देखा जाए और शादी की बातचीत हो, हम लोग भी तो यही चाहते हैं। तो कहती है कि अगर तुम्हारे पास समय नहीं तो कहो मैं लड़का देखता हूँ। तो कहती है कि लड़की देख करके क्या करो, लड़का देख कर क्या करोगी? क्योंकि पैसा रहे तब शादी हो, पैसा रहेगा तभी हम लोग आगे कुछ करेंगे। यही सब चर्चा चलते रहता है। तभी उधर से दुबला पतला शरीर वाला, आधा दाढ़ी आधा बाल पका हुआ दीनू कुम्हार हाँफते हुए आता है, दौड़ते हुए आता है और आ करके कुंती के पास कहता है कि मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई, बेशर्मी की हद हो गई। क्या बेशर्मी की हद हो गई, क्या बात है? ये लोग पूछते हैं तो कहता है कि 2 लड़कियां जो हैं आई हुई हैं और उनका ड्रेस जो है, पहनावा जो है, पोशाक जो है, देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेशर्म आदमी वस्त्र पहना है। यानी जो वो लोग फ्रॉक पहने हुए जो जांघ तक है और वह गंदा हो गया है और उनके चेहरे देखने से तो लग रहा है कि बड़ा पढ़ा लिखा और अच्छे घर का है, लेकिन पहनावा उन लोगों का अच्छा नहीं है। मैंने आज तक ऐसा पहनावा देखा नहीं था। फिर वह कहती है कि हो सकता है वे लोग क्रिश्चियन हो, यानी वे लोग क्रिश्चियन लोग ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं, ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं। तो कहता है कि ना कुछ हमको तो अलग ही लग रहा है, लेकिन हो सके तो देखो। तब तक वह दोनों लड़की जो है वहाँ पर उपस्थित हो जाती है, वहीं पर आती है और वो लोग कहता भी कि देखो हाथ में पॉलिथीन लिए हुए हैं और दोनों दर दर घूम करके इस भेष में भीख मांग रहा है, खाने के लिए दाल चावल मांग रहा है। तभी दोनों लड़कियाँ आती हैं और आके पहली लड़की कहती है कि माँ जी अगर आपके पास कुछ है तो हमें दे दीजिए खाने के लिए, हम लोग बहुत भूखे हैं, बहुत दूर से हम आए हैं। तभी वो कहती है कहाँ से तुम आई हो? तो वो कहती है कि मेरा देश जो है बर्मा है, मैं बर्मा से आई हूँ। तो वह उस दरमियान मुन्नी पूछती भी है कि बर्मा कहाँ है? तो कहती है कि बर्मा बहुत यहाँ से दूर है और उसी देश का मैं रहने वाली हूँ, वहीं से हम लोग जान बचाकर भाग के आए हैं। बर्मा की जो रंगून शहर है, राजधानी है, वहीं पे हम लोग निवास स्थान है, वहीं के हम लोग रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, कोई जहाँ जिसका जान बच रहा है वहीं अपना जान बचा के भाग रहा है। हम लोग भी वहाँ से भागकर जंगल के रास्ते आए हुए हैं। कारा और जंगल का रास्ता बहुत ही भयानक है। दूसरी लड़की कहती है कि हम लोग 10-12 आदमी वहाँ से चले थे, रास्ते में बहुत सारे मोर्चा हैं जहाँ पर सैनिक युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मरे हुए सैनिकों के लाश पड़े हुए हैं। स्थिति वहाँ पर बहुत ही भयानक है और वहाँ पर कह रहा है कि लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, स्थिति ठीक नहीं है। उसी बीच से हम लोग जान बचा कर भागे और जंगल का रास्ता बहुत ही भयावह भी है, जंगली जानवर भी हैं, रास्ते में दलदल भी है। 2 में हम लोग आ रहे थे तो एक भाई हमारा वहीं रास्ते में छूट गया, वह मारा गया और एक महिला जो है दलदल में धस गिर गई और उसी में रह गई, वह भी वहीं मर गई। हम लोग 10 जनी यहीं पर धर्मशाला में हैं और 2 हम लोग भीख मांग के कैसे भी अपना जीवन पर कर रहे हैं। आप लोगों के चलते हम लोगों का जीवन बचा हुआ है, अगर कुछ दे देंगी तो हम लोग खा पी लेंगे, क्योंकि माँ जी आप लोग यहाँ स्वर्ग में रहती हैं, आपका जीवन तो बहुत उच्च कोटि का है। फिर वो पूछती है कि युद्ध कर तुम लोग फिर समुद्र के रास्ते से, जहाज के रास्ते से क्यों नहीं आए? तो कहते हैं कि जहाज पर सिर्फ सैनिकों को आने जाने के लिए जो युद्ध करते हैं और वहाँ पर भी जहाज और जहाज़ों में लड़ाई होती है और बहुत सारे जहाज जो हैं समुद्र में डूब जाते हैं। ऐसा सुन करके बिस्नी का हृदय
कांप जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगता है और रोने लगती है, क्योंकि जो चौधरी बात बोलता था कि बर्मा में लड़ाई हो रही है, उसको बिस्नी झूठ बताती थी। वह बर्मा की लड़की के द्वारा सुन करके उसको सत्य मालूम हुआ और उस सत्य के कारण वह डर गई, क्योंकि उसका पुत्र मानक भी उसी युद्ध में गया है लड़ने के लिए, उसी बर्मा के लड़ाई में लड़ने के लिए गया है जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। जापान और बर्मा की लड़ाई, अंग्रेजी सिपाही के साथ, अंग्रेजी सेना के साथ कौन लड़ने के लिए गए थे? हिंदुस्तानी जो सिपाही लड़ने के लिए गए हैं, क्योंकि उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का अधिकार था, इस कारण यहाँ से सैनिक लड़ने के लिए गए हुए थे। वही वह डर जाती है, डरने के बाद वह अपनी बेटी को कहती है कि तुम जाओ, कुछ ला कर इन लोगों को चावल दे दो। फिर वह चावल उसको ला करके कटोरी से देती है और लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कहता है कि सारी घटना वहां होती है, दाल चावल उसको मिलता है और कहती है स्वर्ग में। बर्मा में लड़ाई के बारे में सुनकर बिस्नी रोती है धैर्य, और फिर कहती है, फिर जब रोने लगती है, आंसू बहने लगता है, तो वहाँ पर जो कुंती बैठी हुई वह कहती है कि मुन्नी के माँ धैर्य धारण करो। कुंती कहती है कि धैर्य रखने की कहती है, क्योंकि मुन्नी भी कहती है कि माँ तुम ही तो कहती थी, माँ को अब समझा रहा है, बिस्नी को सब समझा रहा है, कुंती भी समझा रही है, उसकी बेटी भी समझा रही है कि तू भी कहती थी कि अगले मंगलवार को चिट्ठी आ जाएगी, भाई की चिट्ठी आएगी, नहीं चिट्ठी अगर आएगी तो भाई अपने आप आ जाएंगे, इसीलिए चिट्ठी नहीं लिख रहे हो कि उनको आना है। खामा खा तुम रो रही हो, परेशान हो रही हो, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, भाई स्वयं आ जाएंगे। यही सब सोचते हुए बिस्नी जो है रात में सो जाती है, बेटी भी सो जाती है, और उसी सोने के दरमियान दोनों को नींद आती नहीं है। वह कहती है कि भाई जो है आएंगे माँ और हमारे लिए खूब अच्छे सुंदर मोतियों के कंगन लाएंगे, क्योंकि वो जो कंगन जो है उसके बनों और बंतों के जो कंगन, उससे भी सुंदर कंगन क्या होंगे? हमारे होंगे, ऐसा भाई हमारे लेके आएंगे। इस प्रकार की जब चर्चा होती है और दोनों करते हुए सो जाते हैं। सोने के बाद क्या होता है कि बिस्नी रात में सपना देखती है, सपना सोए हुए उसको स्वप्न दिखाई देता है कि गोलियों की आवाज़ हो रही है। गोली की आवाज़ के बाद देखती है कि एक सैनिक घायल होकर के उसके घर में के दरवाजे पर आया और माँ माँ चिल्ला रहा है। जब माँ माँ की आवाज़ सुनती है तो उसको लगता है कि उसका बेटा मानक आ गया, दौड़ के जाती है, मानक मानक चिल्लाती है, वो भी माँ माँ बोलता है और उसको गोद में ले लेती है और कहता है कि माँ हमें पानी पिला दो, बहुत जोर की प्यास लगी है। और वह खून से लथपथ है, चारों तरफ उसको गोली लगी हुई है, और कहता है कि जल्दी से पानी पिला दो और वह हमको मार देगा, वह हमारे पीछे आ रहा है। तो कहता है कौन तुम्हारे पीछे आ रहा है? तो वह सैनिक हमारे पीछे आ रहा है जो हमारे जान का दुश्मन बना हुआ है। जब मैं भागता हूं तो भागता है, जब मैं रेंगता हूं तो रेंगता है, यह स्थिति और हमको मार देगा, हमारे पीछे यार जल्दी से माँ हमें पानी पिला दो। वो कहते हैं बेटा तुमको भूख लगा हो, मैं तुम्हारे, तो कहता नहीं नहीं मेरी भूख मिट गई है, मुझे सिर्फ पानी पिला दो, पानी की प्यास है। जाती है जल्द से पानी लेके आती है, उसको देती है तो जल्द जल्द पानी पीने लगता है। तो कहती है कि धीरे रुक के पियो, घुट घुट करके पियो, पानी लग जाएगा। और उसको गोद में बैठाती, तभी उधर से बंदूक लिए हुए देखती है कि एक सिपाही आता है जो जर्मन सिपाही है और मानक को मारने के लिए खड़ा हो जाता है, गोली तान देता है बंदूक उसको मारने के लिए। कुंती कहती है कि यह मेरा बेटा, इसे वह आ जाती है बंदूक के सामने, कहती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को मत मारो, यह मेरा बेटा है। वह हंसता है और मानक को ठोकर से मारता है, पैरों से मारता है और मार के कहता है कि तू कहती है तुम्हारा बेटा है, अब जिंदा है? जिंदा नहीं है, मरा हुआ है, यह तो लाश है, इसको मैंने इतनी गोली मारी है, अब इसको और मार डालूंगा और इसको ले जाके जंगल में कुत्ते कौवे को खिलाऊंगा, क्योंकि यह जो तुम्हारा बेटा है यह बहसी है, दरिंदा है, यह पागलों की तरह युद्ध में गोली चलाता है, इसके तो हजारों दुश्मन हैं। वह कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरे बेटे का कोई दुश्मन नहीं, यह तो कबूतर को मरते हुए उसकी आंख में नहीं देख सकता, यह इतना डरपोक है, यह युद्ध कैसे करता है, गोली कैसे, किसी को नहीं मार सकता है, यह सबसे प्रेम करने वाला है। वो कहता है सिपाही कि नहीं, अपना बटन खोल के दिखाता है, कहता है देखो ये जितने गोली हमें लगे हैं सब इसी ने मारा है, यह दरिंदा है, यह जानवर है, यह बहसी, यह क्रूर है, इसका जो कार्य है युद्ध में सिर्फ गोलियां चलाना और मारना है। इसकी आंखों का रंग देखो, इसकी आंखों में लाल रंग तुमको दिखाई दे रहा है जो क्रूरता का प्रतीक है, यह मार डालेगा। वो कहती ना ना मेरा बेटा ऐसा नहीं। तू कहता है कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो यह मुझको मार देगा। तभी मानक वहाँ खड़ा होता है। तू कहती है कि तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारा भी परिवार होगा, तुम्हारे भी माँ इसके बचाने के लिए तुम्हारे लिए करे। तो कहता हाँ हाँ मेरी माँ है,
जब से मैं युद्ध में आया हूँ माँ हमारी पागल हो गई है। मेरी पत्नी भी है, उसको पता है, चिट्ठी लिखी हुई है कि जिस दिन तुम्हारे मरने की खबर आएगी उसी दिन मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी, और मेरे पत्नी के पेट में 6 महीने का बच्चा भी है। मेरे घर की स्थिति ऐसी है, और देखो इसने मुझे कितना गोली मार दिया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तभी मानक खड़ा होता है और उसको धक्का देता है, सिपाही गिर जाता है, और उसके बाद एकदम रौद्र रूप में ऐसा आवाज़ निकालता है, डरावना आवाज़, और कहता है कि मैं इसे मारूंगा, अभी मारूंगा, इसको मार दो। उस रूप को देखकर कुंती भी डर जाती है और वह उसको बचाने के लिए खड़ा हो जाती है, कहती कि बेटा इसको मत मार, यह भी गरीब का बच्चा है, इसकी भी माँ है, इसकी भी पत्नी है, इसको बच्चा होने वाला है, उसकी पत्नी को, इसको छोड़ दे। वो कहता है कि ना मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको मारूंगा ही मारूंगा। और जब वह बिस्नी वहां से हटती नहीं है तो उसको पकड़ के खींच के बाहर ढकेल देता है। फिर बिस्नी आकर रोक दे कि नहीं बेटा इसको नहीं मारो। फिर वह उसको क्या करता है, धक्का देता है, वह गिर जाती है। फिर दोनों तरफ से सकड़कते हुए बाहर निकलते हैं, गोलियों की आवाज़ होती है, और जब गोली की आवाज़ सुनती है बिस्नी तो उसका नींद खुल जाता है, सपना टूट जाता है, और उसमें चिल्लाती है मानक मानक। इस प्रकार से बिस्नी वहाँ चिल्ला रही है, यह सारी बातें लिखी हुई है। मानक कहता है कि मैं इसे मारूंगा, इसे जरूर मारूंगा। बिस्नी बंदूक पकड़कर खड़ी रहती है, इसके घर में बच्चा सारी कथा कहती है। फिर वह उठ जाती है, तभी कहता है कि गोलियों की सब सुनाई, तो बिस्नी जोर से चिल्लाती है, मानक कही, मानक चिल्लाई। फिर दिया जलाती है, घर में लाइट का व्यवस्था नहीं, दीप जलाया गया। वहाँ से उसकी मुन्नी भी आती है और माँ के पास बैठती है और कहती है कि माँ तुम रोज भैया की सपना देखती हो, मैं तो तुमसे कहिए रही हूँ कि भैया आ जाएंगे, काहे लिए सपना देख के डरती रहती हो। अब की बार भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, और नहीं तो भैया जरूर आएंगे। यह बात वह मुन्नी उसको समझाती है, भैया आएंगे, अब तुम सो जाओ और सबको डराओ मत, तुम खुद डरी हुई हो। उसके बाद बिस्नी भी क्या करती है, वहाँ पर सपना देख के वह दोनों सोने जाते हैं, और बिस्नी कहती है कि हे विष्णु भगवान, मेरे बच्चे के ऊपर सहाय हो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। जो मैंने सपना देखा है वह सपना क्या हो जाए, झूठ हो जाए, वह सत्य नहीं रहे। फिर भी बिस्नी का मन डरा हुआ है, और फिर वह सो जाती है। यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाए। इसमें बहुत सारे संवाद आए हुए, बातचीत आए। साथ ही इस पाठ का निष्कर्ष भी मैंने कुछ सबको लिख दिया है। यहाँ पर लिखा है कि प्रस्तुत कहानी में युद्ध के घटना का वर्णन है। युद्ध के घटना का वर्णन लेखक ने किया है। कौन सा युद्ध भाई, तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, और कह रहा है कि लेखक ने क्या, युद्ध होता है, 2 देश आपस में लड़ते हैं, लेकिन वहां के सैनिकों के बीच में किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं होती। युद्ध में होता क्या है, सैनिक तो आपस में लड़ते हैं, लेकिन एक सैनिक से दूसरे सैनिक से कोई दुश्मनी नहीं। दुश्मनी देश का होता है, राजाओं का होता है, और सैनिक उसमें अपना प्राण दे देते हैं। और कह रहा है कि लेकिन वहां के सैनिक के बीच में जो दुश्मनी नहीं होती, उनका परिवार किस प्रकार से बर्बाद हो जाता है। लड़ने वाला कोई और है और परिवार किसका बर्बाद होता है, इसमें दर्शाया गया है। युद्ध की विभीषिका बहुत भयावह होती है। कह रहा है कि युद्ध का जो परिणाम होता है बहुत ही भयावह होता है, और इससे हमें युद्ध से बचना चाहिए। युद्ध कोई उपाय नहीं है। इसलिए शत्रु को कभी कहना चाहता है कि युद्ध कोई उपाय नहीं, तो हमारा जो शत्रु है उसे हमें कैसे जीतना है, प्रेम से विजय प्राप्त करना है, लड़ाई से नहीं। क्योंकि लड़ाई किसी का भला नहीं करता, बुरा ही होता है और बर्बादी ही बर्बादी होती है। तो जो हम लोग हमारे दुनिया ने देखा है 2 युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, दोनों में दुनिया का सर्वनाश हुआ है। चाहे हम आम लड़ाई अगर भी लड़ते हैं तो वहाँ भी हमें हानि होता है, लाभ का कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। इसीलिए युद्ध को कभी कहता है किसी भी तरीके से युद्ध को सही, लेखक कहते हैं युद्ध को सही ठहराया नहीं जा सकता है। आगे इसमें मैंने कुछ प्रश्नोत्तर आपको दिया है। प्रश्न है, बिस्नी और मुन्नी को किनकी प्रतीक्षा है और डाकिये की राह की देख रही है। बिस्नी और मुन्नी जो है अपने भाई की प्रतीक्षा कर रही है, और बिस्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा करी, साथ ही उसके पत्र की प्रतीक्षा है। दोनों पत्र का इंतजार करते रहते। जब भी डाकिया वहां आता है दौड़ के बिस्नी जाती है और उससे पूछनी है भैया की चिट्ठी आई है कि ना, और जब नहीं मिलता है तो वह निराश होकर फिर लौट जाती है। तो इस प्रश्न में यही है कि चिट्ठी का इंतजार रहता है, और 15वें दिन पर आता है चिट्ठी। अभी 2-3 महीने से चिट्ठी नहीं आ रहा, इसीलिए दोनों उसमें इंतजार में। दूसरा क्वेश्चन है, बिस्नी मानक को
लड़ाई में क्यों भेजती है? युद्ध में भेजने का कारण क्या है? क्योंकि वह एक ही बेटा है उसका, मध्यवर्गीय परिवार है, गरीब परिवार है, एक ही बेटा है उसको, फिर भी उसको युद्ध में भेजना पड़ा क्योंकि उसके घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, खाने पीने की तंगी थी, साथ ही उसकी बहन जो है जवान हो गई, उसकी शादी करना है। इस कारण मानक जो है, मानक की माँ बिसनी मानव को युद्धभूमि में भेजती है और लड़ने के लिए जाता है। कह रहा है कि यह सब है मानव की लड़ाई। इसमें कुछ गृह कार्य भी आपको दिए गए हैं, आपको करना होगा होमवर्क। यह है मानव स्वयं को बहसी जानवर से बढ़कर क्यों कहता है? क्यों कहता है कि हाँ मैं जानवर हूं, मैं बहसी हूं, मैं तुमको मारूंगा? जब जर्मन सैनिक, जापानी सैनिक जब उसको ठोकरें मारता और कहता है मैं गोली मार दूंगा, अचानक मानव, उसकी माँ कहती कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, यह तो बहुत ही डरपोक है, सबसे प्रेम करने वाला है। तभी मानव खड़ा होता है, किसी को नहीं मार सकता है, तभी मानव खड़ा होता है, उसको धक्का दे गिरा दे, तो कहता है कि नहीं मैं जानवर हूँ, मैं बहसी हूँ, मैं इसको अभी मार दूंगा। सिपाही की माँ की कथा वस्तु प्रस्तुत करें। यह जो कथा वस्तु मैंने आपको बताई, जो समझाई, उसके बाद आगे जो है आपको सिपाही की माँ की कथा वस्तु में इस कहानी को यहाँ पर लिख दिया गया है, मैंने समझा दिया है। पूरे सारांश को पढ़ लेना, पढ़ के इसको आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। उस स्टोरी को आपको लिखना है, समझना है। अगला जो पाठ हमारा है पाठ नंबर 9, यह है प्रगीत और समाज। यह एक निबंध पाठ है। जैसे कि आपको प्रश्न पूछ रहा है कि गद्य की कौन सी विधा है, तो इसके पहले जो हमने पढ़ा सिपाही की माँ, वह गद्य की एकांकी है, और अभी जो हम पढ़ने के लिए पाठ नंबर 9 जा रहे हैं, यह गद्य की निबंध विधा है, और इस पाठ का नाम है प्रगीत और समाज। समाज के बारे में हम जान रहे हैं कि समाज कौन है? जो लोगों द्वारा निर्मित, जहाँ लोग निवास करते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, सामाजिक परिवेश है। और प्रगीत क्या है? प्रगीत का मतलब है गीत। हमारे समाज में पहले कहा गया कि साहित्य समाज का दर्पण है, यानी समाज के जो भी घटनाएं वह साहित्य में दिखाई देती है, उसको लिखा गया, बताया गया। लेकिन साहित्यिक रूप जो है बहुत बड़ा साहित्य, काव्य का रूप साहित्य है, जिसमें काव्य में बहुत सारी चीज़ें और बहुत मोटी और लंबी किताब लिखी गई। लेकिन यहाँ पर प्रगीत का जो प्रचलन चला, यह जो लिखने वाले पाठ हैं, यह आलोचनाकार रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, नामोर सिंह द्वारा लिखा गया है। ये जो है हिंदी के काव्यात्मक और प्रगीतात्मक, जो प्रगीत जो गीत के माध्यम से जो बातें प्रस्तुत की। प्रगीत का मतलब है गीत, कि छोटे 4, 6, 10 लाइन में कविता के माध्यम से किसी बात को बताना, समझाना। यही प्रचलन जब चला तो हमारे नामोर सिंह जो आलोचक हैं, समालोचक हैं, इन्होंने आलोचना की और इन्होंने निबंध लिखा प्रगीत और समाज। अब हम थोड़ा सा नामोर सिंह के बारे में जान लें, उसके बाद हम पाठ की तरफ चलते हैं कि निबंध पाठ में है क्या, नामोर सिंह बताना क्या चाहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि नामोर सिंह जो है, इनका जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी सन। नामोर सिंह का जन्म, अगर आपको परीक्षा में पूछता है कि लेखक नामोर सिंह का जन्म कब हुआ, तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी सन का हुआ। गांव का नाम है जियनपुर, जिला है वाराणसी, राज्य है उत्तर प्रदेश, वहीं पर इनका जन्म हुआ है। माता का नाम है वागेश्वरी देवी और पिता का नाम है नागर सिंह, जो एक शिक्षक थे, उन्हीं के पुत्र हैं। शिक्षा इनकी क्या है? पढ़ाई लिखाई इन्होंने पीएचडी तक किया है, पीएचडी किए हैं बीएचयू यूनिवर्सिटी से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहीं से पढ़े। और इनके बीएचयू का रिसर्च का विषय क्या रहा है? पृथ्वीराज रासो की भाषा। जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया चंद्रबरदाई द्वारा, उस समय की भाषा क्या थी, अपभ्रंश, उस पर चर्चा इन्होंने किया है। और विषय पर 1956 में इन्हें जो इन्होंने रिसर्च किया, इनको पीएचडी की उपाधि दी गई। साथ इनकी वृत्ति क्या है? तो जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और जेएनयू जवाहरलाल विश्वविद्यालय दिल्ली से सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद भी 5 साल वहाँ पर कार्य किए हैं। और इनका कार्य क्षेत्र पूरा लेखन का रहा है और शिक्षण का रहा है। प्रमुख रचनाएं इनका, कुछ हम प्रमुख रचनाएं जान लें। बलकम खुद व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध इनों का है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, यह इनकी आलोचनाएं हैं। फिर कहता है कहना न होगा साक्षात्कारों का संग्रह है, आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संग्रह है। फिर सम्मान 1971 में इनको कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पूछेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार
किस रचना पर इनको मिला है? तो कविता के नए प्रतिमान, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और इनकी मृत्यु जो है 2 फरवरी 1919 ईस्वी सन को हो गई। जो किताब में नहीं है फिर भी इसको आप लिख लीजिए, समझ ले, हो सके पूछ दे आपको। यह जो निबंध हम पढ़ने जा रहे हैं प्रगीत और समाज, यह इनकी जो रचित है, रचना है, आलोचना वाद विवाद संवाद से ली गई है। अब आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि यह जो प्रगीत और समाज जो पाठ है नामवर सिंह द्वारा लिखा हुआ, यह किस आलोचना से लिया गया, आलोचना संग्रह से लिया गया? तो वाद विवाद संवाद जो इनका आलोचना संग्रह है उसी में से निबंध लिया गया है, जिसको हमें पढ़ना है। अब कह रहा है निबंध, इसमें है क्या? यह जो नामवर सिंह द्वारा लिखा गया वाद विवाद से लिया गया निबंध, इसमें है क्या? कह रहा है कि हमारी जो हिंदी साहित्य है, वह जो हमारी काव्य परंपरा है, वह आज की नहीं हजारों वर्षों की है। जैसे कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमको पता है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास का पहला पृथ्वीराज रासो जो है, जो प्रमाणिक ग्रंथ है, वह समय बताया गया आदिकाल का। और हमारा हिंदी आदिकाल कब शुरू हुआ? 1050 विक्रमी संवत से स्टार्ट हुआ, 993 ईस्वी सन से। उस समय से जो हिंदी की परंपरा जो आज तक चली आ रही है, पहले कौन सी रचनाएं की गई, बीच में आदिकाल में किस प्रकार की रचनाएं थी, भक्ति काल में किस प्रकार की रचनाएं थी, रीति काल में किस प्रकार की रचनाएं थी, आधुनिक काल में किस प्रकार की रचनाएं थी। साथ ही कह रहे हैं कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग में क्या था, द्विवेदी युग में क्या था, छायावाद में क्या था, प्रगतिवाद में क्या था, प्रयोगवाद में क्या था, हालावाद में क्या था, नई कविता में क्या था, सठोत्तरी कविता में क्या था। ये सब सारी चीजों को यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं, लेखक बताना चाहते हैं कि ये जो परंपरा हमारी 1000 वर्षों की है, तो जो नई कविताएं लिखी जाने लगी, जो प्रगीत के रूप में आने लगी, आधुनिक युग में जो परिवर्तन आया, जो प्रयोग हुआ, उसमें क्या स्थिति रही और आगे की स्थिति क्या रही, हमारे इसके ऊपर कवियों का क्या विचार रहा, इसी को दृष्टिपात करते हुए कुछ प्राचीन काल की रचनाओं को इन्होंने चर्चा की है और कुछ नवीन काल की रचनाओं की इन्होंने चर्चा की है, प्रगीत की भी चर्चा की है और काव्य की भी चर्चा की है। इसी को लेकर कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि जो हमारी 1000 साल की संस्कृति है, जो संस्कृति रही है, उसमें कह रहे हैं कि जाति, प्रकृति और भाव प्रवाह के रूप परिभाषित किया। आधुनिक हिंदी कविताएं गीत और मुक्तक के मिश्रण से नूतन भाव भूमि पर जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें प्रगीत कहते हैं। प्रश्न आपको, प्रगीत किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि आधुनिक हिंदी कविताएं, जो आज की हिंदी कविताएं हैं, गीत और मुक्तक के द्वारा लिखी जा रही है। गीत का मतलब 6 लाइन 10 लाइन के गीत के रूप में और 4-6 लाइन के मुक्तकों के रूप में लिखी जा रही है। कह रहा है कि ये जो दोनों जब मिलती है, दोनों का मिश्रण होता है, तो नूतन भाव भूमि पर जो गीत लिखे जाते हैं उसी को प्रगीत कहते हैं, जिसको हम गा सकते हैं। आगे कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े आलोचनाकार, बहुत बड़े निबंधकार, बहुत बड़े इतिहासकार, इन्होंने इनकी जो इतिहास लिखी हुई हिंदी साहित्य का इतिहास वही प्रमाणिक है, उसी के बारे में चर्चा है, उसी के बारे में लोग बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि इनके जो साहित्य के आदर्श रहे हैं वे काव्य रहे हैं। इनके जो साहित्य क्या है? काव्य है, प्रगीत नहीं। इन्होंने कहा है, यहां बता रहा है, आपको प्रश्न पूछेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सिद्धांत क्या थे, तो उनका सिद्धांत रहा है प्रबंध काव्य थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक संपूर्ण दृश्य होता है। जब हम प्रबंध काव्य पढ़ेंगे तो उसमें मानव के पूरा जीवन का पता चलेगा, यानी जो कुछ भी घटनाएं मानव जीवन में घटती है, वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक, जो भी परिवेश है, सबका वर्णन उस काव्य में दिखलाया जाता है, बताया जाता है। कह रहा है कि सिद्धांत का आदर्श से पूर्ण होता है। सूर सागर भी इन्हें इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गेय काव्य था, शांति काव्य था, उसको ये नहीं मानते थे। फिर कह रहा है कि लगा कि वो शांति काव्य। आधुनिक कविता में उन्हें शिकायत भी इसलिए थी, और उनको आधुनिक कविता से भी शिकायत है, जो प्रगीत लिखे जाने लगे, चाहे जो प्रयोगवाद में आए, प्रगतिवाद में आए, ये सब जो कविताएं इनको दिखाई दी, नई कविता में दिखाई दी, कह रहे इसलिए उनको शिकायत थी कि उस समय कला का पुकार,
कला के लिए क्या पुकार है, कला के लिए है क्या? तो जो आधुनिक हमारा जो पाश्चात्य साहित्य रहा, यूरोपियन साहित्य रहा, वहां पर लिरिक्स का जमाना आ गया। वे लोग लिरिसिज्म में चले गए, लिरिक्स लिखने लगे, सोनेट लिखने लगे, जिसके कारण वही प्रचलन हमारे यहाँ आ गया और कहा जाने लगा कि इतनी लंबी कविताएं, इतनी लंबे काव्य किसी को पढ़ने का फुर्सत नहीं है। हमें तो अब छोटी बातें मिले, छोटे विषय मिले और उसको ही पढ़ के हम समझ लें, बातों को जान लें। इस तरीके से लोगों ने आत्मपरक और व्यक्तिवादी कविताएं लिखना शुरू किए, जिसमें यथार्थ का बोध होने लगा और वे लोग अपनी बातें करने लगे, व्यक्तिगत बातें करने लगे। सामाजिक बातें उसके अंदर थोड़ा सा कम दिखाई देती है, फिर भी उसकी चर्चा यहाँ पर है। लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ, जिसने इस इतिवृत्त कह रहा है कि जिसने भी कह रहा है कि इतिवृत्त भी उसके अंदर मिलता है। विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देना चाहिए और छोटे छोटे गीत मुक्तकों से कह रहा है कि यह संभव होगा। जो सही और सटीक रूप हमको मिलेगा उसमें छोटे छोटे गीत मुक्तक के द्वारा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े काव्य, बड़े बड़े रचनाएं किसी को पढ़ने का फुर्सत नहीं रहा। फिर उसके बाद मुक्तिबोध की चर्चा होती है कि मुक्तिबोध ने लंबी कविताएं, बहुत सारी लंबी कविताएं लिखी हैं और उसके अंदर क्या है, मुक्तिबोध जी की लंबी कविताएं हैं और कह रहा है कि हाँ, वस्तुपरक नाट्य कविताओं को विचार की सीमा में ले जाने के लिए आग्रह किया था। आत्मपरक प्रतिकृत धर्म में छोटी कविताओं की नीति, सामाजिकता, सार्थकता की संभावनाओं का पूरा एहसास ना था। बड़ी कविताएं थी, बड़े बड़े कविता लिखते थे मुक्तिबोध, लेकिन उसमें आत्मपरक और व्यक्तिगत जो बातें थी उसकी चर्चा सही रूप में दिखाई नहीं दी, प्रवृत्ति रहा। फिर कहता है कि कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या जिसकी सामाजिक, कह रहा है कि जिसकी निरपेक्ष या फिर जिसकी सामाजिक और सीमित थी, किंतु इनके बाद भी ऐसी अनेक आत्मप्रकट छोटी कविताएं बच रही है जो अपनी यथार्थता का उस काव्य सिद्धांत का व्यापक बनने में समर्थ। जो काव्य सिद्धांत कला के लिए आया उसके लिए व्यापकता या बड़े काव्य के रूप में भी इनको जाना गया, समझा गया। हिंदी कविता का इतिहास, अब हम यहाँ आते हैं। हिंदी कविता का जो इतिहास है, क्रैश कोर्स में मुख्य बातें आपको हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा यह निबंध है और इसको आपको आलोचनात्मक निबंध है, इसको समझने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन जब इसको आप बार बार अध्ययन कीजिएगा, बार बार वीडियो को सुने, जरूर समझ में आपको आएगा। हिंदी कविता का इतिहास मुख्यतः कह रहा है कि प्रगीत मुक्तकों का है। यही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने क्रांतिकारी भूमिका अदा की। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास अगर हम देखते हैं तो उसमें प्रगीत मुक्तक बहुत सारी चर्चाएं हुई भी है, प्रगीतात्मकता उसके अंदर आई है, बल्कि भूमिका अदा किया है परिवर्तन में। हम कह रहा है लेखक, हम रामचरितमानस की महिमा को कम नहीं आंक रहे, हम रामचरितमानस की महिमा को मानते हैं कि रामचरितमानस अच्छा है। कह रहा है किसी से इनकार नहीं, लेकिन विनय पत्रिका के पद भी रामचरितमानस से कम नहीं है। रामचरितमानस में राम के पूरे जीवन वृत्त चरित्र को दर्शाया गया है, अब विनय पत्रिका में विनय के पद है जो आपको दो हमने पढ़ाया भी है, बताया भी है। तो यह लेखक कह रहा है कि विनय पत्रिका जो गीत काव्य है वह उससे कम नहीं है। फिर कहते हैं कि पद व्यक्ति का रोदन नहीं है, विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है, पूरे युग की वेदना का चर्चा वहां किया है, छोटे से पाठ में, छोटे से किताब में। कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास संतों ने प्रायः दोहे और गेय पद ही लिखे हैं। तो क्या इनकी रचनाएं काव्यगत नहीं, सामाजिक नहीं, क्या समाज का इसमें परिवेश नहीं है, समाज का इसमें रूप दृष्टिगत हो नहीं होता है? कभी यहाँ कह रहा है कि गेय पद लिखे। यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मान लिया जाए, हम कहते हैं कि हिंदी का पहला कवि विद्यापति जी हैं, तो उनकी भी रचनाएं जो है कह रहा है कि गीत से ही हुआ है, उन्होंने भी गीत के ही अपनाया है, यानी वे भी जो है प्रगीतात्मकता का प्रगीत लिखे हैं। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं है कि यह अभी हो रही है, यह आधुनिक युग में पहले भी हुआ है इनका कहना, बल्कि एक नई प्रगीतात्मक लिरिसिज्म के विस्फोट का एक ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक क्षण पहले ही आ गया था और वह हुआ, जिसके चलते कह रहा है कि बहुत सालों की जो दीवार है, कह रहा है कि लिरिसिज्म का हो गया, जिसके धमाके से मध्य युग की जो भारतीय
समाज की जो रूढ़ी जर्जर दीवारें थी वह नष्ट हो गई, टूट गई और हम लोग नए तरफ आ गए, नई बातें करने लगे। साथ ही जिसकी माधुरी सामान्य जन की संजीवनी से सही भारत की आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ यह बातचीत हुई है। चाहे वह आधुनिक भारत में जो भी भाषाएं हैं उसके अंदर यह बात आई जो हिंदी में आई, जिसको यूरोप से कला कला के लिए कहा जा रहा है कि कला कला का प्रयोग से हुआ। लगभग साथ ही परगीतात्मकता का दूसरा अनुस 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान, रोमांटिसिज्म से आया, रोमांटिक बातें होने लगी, रोमांटिक कविताएं होने लगी, रोमांटिक छंद लिखे जाने लगे, वो आया जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से भी है। जब हमारा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय भी भक्ति काव्य में काराधीश रोमांटिक प्रगतात्मक मूल के एक नए व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद के बारे में बता रहे कि नया व्यक्तिवाद दिखाई देता है रोमांटिसिज्म में, जो समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। वह व्यक्ति हम समाज में भी देखते हैं, पहले तो बहिष्कार हुआ उसको, फिर भी उसके अच्छे कार्यों को लोगों ने समझा तो उसको अपना लिया। समाज में भी होता है, व्यक्ति अकेले, वैसे ही रचनाओं में भी है। पहले तो लिरिसिज्म रोमांटिसिज्म को बहिष्कृत किया गया, नहीं ठीक नहीं, लेकिन जब उसको लगा कि नहीं इसको यानी ज्यादा कहने से अच्छा है कम बोलना, कम बातें कहकर अगर किसी विषय को समझा दिया जाए तो वह विषय अच्छा है, इसलिए प्रगीत की चर्चा हमारे समाज में हुई। लेकिन कुछ लोगों ने उसको इस तरीके से प्रकट किया जो सही रूप में दोनों की आलोचना कभी कर रहे हैं, काव्य की भी और प्रगीतों की भी। कहने की आवश्यकता नहीं कि जहां रोमांटिक गीतों की वापसी नहीं है और ना ही कविता को नितांत व्यक्ति की मोड़ देने की कोई साजिश, इसका अर्थ उन आत्मपरक कविताओं की ओर आलोचनाओं की वापसी भी नहीं है। कह रहा है कि वहां पर उसकी वापसी नहीं होगी। यहाँ पर 3 कवियों की चर्चा है, मुक्तिबोध, त्रिलोचन और शमशेर बहादुर सिंह। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो कविताएं हैं प्रगीतात्मक है, प्रगीत से ओतप्रोत है, और कुछ लंबी कविताएं भी है जो काव्य की तरफ नाट्यधर्मी कविताएं भी है। तो यह साहित्यिक बातें हैं जिनकी चर्चा यहाँ की जा रही है। फिर कहता है कि लालचों की वापसी, यहाँ पर निष्कर्ष रूप में हम जानेंगे कि इसका निष्कर्ष है क्या। कवि का कहने का मतलब है, लेखक का कहने का अर्थ है यह है कि ज्यादा कहने से अच्छा है कम शब्दों में विचारों को स्पष्ट कर देना। ज्यादा कहाँ बात बोली जा रही है, काव्यों में बोली जा रही है। प्रगीतों में क्या की जाती है, थोड़ी बातें कही जाती है, थोड़े सी विचार को रखे जाते हैं और उसमें पूरा बात बता दी जाती है। यही कह रहा है ताकत होती है, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। इधर की कविताओं में धीरे धीरे यह बात पुष्ट होती जा रही है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। मित कथन का मतलब है थोड़ा, थोड़ा कहने में से ज्यादा शक्ति किसमें है भाई, अति कथन से, यानी ज्यादा बोलने से कम बोलने वाले की ताकत रहती है, यानी कम बोलकर बातों को व्यक्त कर देना शक्ति होती है। और ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी गर्म होती है। आवाज जो है ठंडा है, बात ठंडी है, लेकिन उसके अंदर की जो शक्ति है बहुत प्रभावशाली है। यही बात इस पाठ में लेखक हमको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रगीत के माध्यम से लोगों ने अपने विचार रखे, किस प्रकार से काव्य के माध्यम से लोगों ने अपने विचार रखे। और हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो 1000 वर्षों का है, जो काव्य से शुरू हुआ, प्रगीत से शुरू हुआ और प्रगीत पे जाकर उसकी चर्चा हो रही है, बहुत सारे कवियों ने अपने विचार रखे, उसी आलोचना को यहाँ पर कवि लेखक जो है नामवर सिंह ने दिया है आपको पढ़ने के लिए। इसमें कुछ प्रश्न है। कला, कला के लिए सिद्धांत क्या है, कला, कला का सिद्धांत क्या है भाई, यहाँ बता रहा कि कला, कला के सिद्धांत का अर्थ है कि कला लोगों में कलात्मकता का भाव उत्पन्न करने के लिए है। इसके द्वारा रस एवं माधुर्य की अनुभूति होती है। इसके प्रगीत मुक्तकों लिरिक्स की रचना का प्रचलन बढ़ा है। कला, कला से किसकी प्रचलन बढ़ा है, लिरिक्स और मुक्तकों का। इसके लिए भी तर्क दिया जाता है कि अब लंबी कविताओं को पढ़ने का तथा सुनने की फुर्सत किसी को नहीं है, इसीलिए लोगों ने प्रगीत और लिरिक्स को क्या किया, अपना लिया। और ऐसी कविताएं जो इतिवृत्त भी और लंबी कविता में इतिवृत्त बार बार रिपीट उबाऊ भी होती है, विशुद्ध काव्य की सामग्रियां कविता का आनंद दे सकती है। यह केवल प्रगीत मुक्तकों से ही संभव है, जिसमें उबाऊपन न रहे और लोग उससे उबे नहीं और रिपीट न रहो। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करते हैं।
प्रगीत का परिभाषा क्या है, यहाँ इसको भी समझना। दो मुख्य परिभाषा हो सके एग्जाम में पूछे, इसके बारे में क्या धारणा है। अपनी व्यक्तिकता और आत्मपरकता के कारण, व्यक्तिक और आत्मपरक, लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। लिरिक क्या है, किस काव्य की कोटि में आती है, प्रगीत। प्रगीत धार्मिक कविताएं ना तो सामाजिक यथार्थ के व्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है और न उनसे किसी अपेक्षा की जाती है। आधुनिक हिंदी कविता में गीत और मुक्ता के मिश्रण से नूतन भावभूमि पर जो गीत लिखे जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रगीत की संज्ञा दी गई। और सामान्य समझ के अनुसार प्रगीत धार्मिक कविताएं नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक, ज्यादा व्यक्तिगत होती है, आत्मक होती है और भूजय व्यक्ति मात्र। यह सामान्य धारणा है कि इसके विपरीत अब कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जाने लगा है कि अब ऐसी लंबी कविताएं जिसमें कुछ इतिवृत्त मिला रहता है उन्हें पढ़ने तथा सुनने का फुर्सत किसी को नहीं है। कुछ प्रश्न भी हमने आपको दे दिए। नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं और प्रगीतात्मकता का अर्थ आलोचकों से क्या है। यह होमवर्क आपको गृह कार्य करना है, साथ ही गृह कार्य आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनाना है और समझना है। और NCERT की बुक को फॉलो करो जो टेक्स्ट बुक है, सिर्फ हिंदी नहीं अदर सब्जेक्ट की परीक्षा उपयोगी। अभी उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे बीच बीच में, हिंदी में तो आना ही है। पाठ किताब को ही पढ़ते रहो क्योंकि उसके बीच के लाइन पूछेगा और उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए बोलेगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद। आगे के क्लास में फिर जुड़ेंगे, फिर आपको आगे के पाठ की चर्चा हम करेंगे।